नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। हमारे चैनल के व्यूअर्स जो एस्ट्रोलॉजी के बहुत डिफरेंट मेथड्स को लर्न करने में, उसको जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं RS चानी साहब, जो कि KCIL एस्ट्रोलॉजी के मोस्ट लर्नेड और सीनियर पर्सन हैं करंट सिनेरियो के अंदर। कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो कि खुल्लर पद्धति द्वारा रचित है, उसमें सर का भी काफी योगदान रहा। सर खुल्लर साहब के डिसाइपल भी रहे हैं, साथ साथ एक सहयोगी भी रहे हैं। सर ने काफी किताबें भी CIL पर लिखी हैं। मिनिमम 3 किताबें तो ऐसी हैं इनकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके विषय में सर आपको अंत में बताएंगे। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं आप लोगों के माध्यम से, और सर से पहला ही सवाल ये करते हैं कि सर का एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आना कैसे हुआ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी। आपने पूछा कि मुझे मेरा जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आना कैसे हुआ। जी, मैं तो बताऊं आपको, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय रहा हूं। ठीक है, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे दो सरकारी नौकरियां मिली। और पहली नौकरी तो मेरी जब एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद सीधा ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर। जी। दूसरा, फिर घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब था। जी। उसको छोड़ के फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ज्वाइन किया। ठीक है। जो पूरी अपने कैरियर के अंदर मैं दिल्ली के अंदर ही यहीं रहा वो। जी। और शनिवार इतवार की छुट्टी अवकाश होने के कारण वक्त रहता था कि चलो कुछ किया जाए। जी। तो मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक ज्योतिष का जो पहलू है उसको सीखा जाए। और मुझे बचपन से इंटरेस्ट भी था। जी। तो सैटरडे संडे की क्लासेस ज्वाइन की दिल्ली के अंदर, और हम प्रभु की ऐसा कृपा हुई कि आज 25 साल हो गए हैं उसको मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। और प्रभु की कृपा से जो है ना, उसमें तरक्की भी बहुत की, सक्सेसफुल भी बहुत रहा। जी। ठीक है। तो और मैंने एक चीज देखी है कि ज्योतिष जैसा ज्ञान जो है, जो ज्योतिष विद्या है, ये प्रभु की कृपा के बिना आपको मिलता नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो आपके ऊपर प्रभु की कृपा होनी चाहिए, माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद होना चाहिए, गणेश भगवान जी की कृपा होनी चाहिए, तब आप उसको ज्योतिष की विद्या को आप ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे सुन के, क्योंकि अक्सर हमें मोटिवेशन मिलती है कि एक सरकारी पद पर होते हुए, एक महकमे में होते हुए आपने एस्ट्रोलॉजी में आपका रुझान किया और आज आपका इतना नाम है। तो सर अब मैं ये जानना चाहूंगा कि KCIL कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमें व्यूअर्स को समझना है। मैं बताता हूँ। देखिए, KCIL का अगर आप फुल फॉर्म जानेंगे तो के का मतलब होता है खुल्लर। खुल्लर सर हमारे गुरु रहे। ओके। तो जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, तो खुल्लर कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी। ओके, ठीक है। और ये आज की डेट के अंदर, मतलब इसका जो डेवलपमेंट हुआ सन 2000 के करीब हुआ। जी। तो सर ने इसके ऊपर बड़ा मेहनत किया था, और मेरा ये बड़ा परम सौभाग्य रहा जी कि खुल्लर सर के साथ में 25 साल 24 साल जो भी है, जब तक उनकी वो जीवित रहे, उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। और भरपूर प्यार मिला सर से। जी। आशीर्वाद भी खूब मिला। और इससे पहले थोड़ा सा कस्पल को जानने से पहले एक बात और करना चाहूंगा कि आपने KP एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना होगा। जी, सुना है। ठीक है। KP का मतलब जो होता है ना, कृष्णामूर्ति पद्धति जी। एक साउथ के जो हैं कृष्णामूर्ति सर, एक बहुत ही लर्नेड ज्ञाता हुए। जी, बिल्कुल। तो उन्होंने देखा कि एक डेवलप किया कि भाई जब वो ट्रेडिशनल वे में अपनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो कई बार उनकी प्रेडिक्शन सही हो जाती है और कई बार गलत हो जाती है। जी। जबकि सूत्र एक है कि गलत नहीं होना चाहिए, जो उन्होंने वो किया। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, नहीं इससे और आगे जाने की जरूरत है। ओके। उन्होंने क्या किया, एक नक्षत्र के 9 अनइक्वल हिस्से किए। ठीक है। उसी अनुपात में जिसमें आप विंशोत्तरी दशा के ईयर्स जो अलॉटेड है उसके अनुसार। ठीक है। और जब एक नक्षत्र के 9 हिस्से किए गए, जो हिस्सा बन के आया उसको नाम दिया गया सब लॉर्ड। ओके। तो अगर KP की बात करें तो उनका जो सुप्रीमो है वो सब लॉर्ड है। ठीक है। अगर उन्हें लगन का प्रॉमिस पढ़ना है तो वो लगन के सब लॉर्ड से पढ़ते हैं। ठीक है। और अगर 7वें हाउस का प्रॉमिस पढ़ना है तो 7वें के सब लॉर्ड से पढ़ेंगे।
जी। कहने का तात्पर्य है कि जिस भी भाव का प्रॉमिस पढ़ना है उस भाव के सब लॉट से पढ़ा जाएगा। ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंगली आप ये जानिएगा कि एक सब लॉट का जो ड्यूरेशन है वो 3 से लेके 9-10 मिनट तक रहता है। ठीक है। ठीक है। और जो ज़ोडिएक अभी तक 27 नक्षत्रों में बटा हुआ था, जी। ठीक है, 108 नवांशों में था, तो मूर्ति सर ने क्या किया, उसको 249 हिस्सों में बांट दिया। ओके। ताकि कुंडली का बारीकी से उसका निरीक्षण परीक्षण किया जा सके। ठीक है। लेकिन यहां भी एक दिक्कत रह गई। जी। क्यों? आज की डेट में जो बच्चों का जन्म की जो एक संख्या है कि बहुत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। 1 मिनट के अंदर सैकड़ों हजारों बच्चों का जन्म हो रहा है। जी सर। एंड आप एक चीज जाने सुशांत दी कि हर व्यक्ति, हर जातक अपने आप में यूनिक है। एब्सोल्युटली। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सिमिलर नहीं है किसी भी मामले में। बिल्कुल। और वो यूनिकनेस कुंडली के अंदर आनी चाहिए। राइट। ठीक है। और इस समस्या को समझा हमारे सर श्रीमान एसपी खुल्लर सर ने। जी। उन्होंने कहा नहीं, यहां भी स्टॉप नहीं लगेगा, इससे और आगे जाने की जरूरत है। ओके। तो खुल्लर सर ने क्या किया, एक सबलॉर्ड जिसका टाइम के अकॉर्डिंगली, अगर वो सन का सबलॉर्ड है तो उसका ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट होता है। ठीक है। उन्होंने उस 3 मिनट को आगे 9 हिस्सों में और डिवाइड कर दिया। ओके। तो जो ज़ोडिएक अभी तक 249 हिस्सों में बटा हुआ था, कस्पल के माध्यम से ज़ोडिएक को 2193 हिस्सों में बांट दिया। राइट। ताकि जो कुछ सेकंड के अंतराल के अंदर भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी अलग अपने आप पहचान बनाए। राइट। ठीक है। और ज़ोडिएक को इतना बारीकी से बांटने का तात्पर्य यही था कि वो यूनिकनेस एक हर कुंडली के अंदर आनी चाहिए। और ये समस्या जो है ना और बढ़ जाती है जब एक माँ 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है, 2 बच्चों को जन्म देती है। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था कि ट्विंस के बारे में हाँ, अभी करते हैं। और इसके अलावा देखें, एक जो मैटरनिटी होम है या मैटरनिटी हॉस्पिटल है जी, एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर उस 2 या 3 मिनट के अंदर 1 से ज्यादा बच्चों के जन्म हो सकते हैं। बिल्कुल सर। और जो बच्चों के जन्म होंगे, आप मालूम है कि सब बच्चा अपने आप में यूनिक है, कोई किसी से सिमिलर नहीं है किसी मामले में। बिल्कुल। ठीक है। तो इस समस्या को जूझने के लिए, समस्या का हल करने के लिए सर ने ज़ोडिएक को 2193 हिस्सों में बांटा। ओके। ताकि हर एक की यूनिकनेस से उसमें हम कम से कम पहुंच पाए। राइट। तो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता हमें इसलिए पहुंची कि हम जन्म के उस क्षण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जब वास्तव में जन्म हुआ। अब सर, वास्तव में जन्म किसको बोलेंगे आप? जी। वास्तव में जन्म उस चीज को बोलते हैं कि जब बच्चे को माँ से जुदा किया जाता है। ओके। जो नोट कट की जाती है। ओके। और सर एक चीज देखें, वो उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर एक सोल इनकारनेशन होता है। जो सोल है बॉडी का पोजेशन टेक प्लेस करती है। ओके। ठीक है। तो अभी लोग कहेंगे कि भाई एक माँ के पेट के अंदर अगर बच्चा है तो सर एक शरीर के अंदर 2 आत्माएं नहीं रहती हैं। ठीक है। जब बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनेगी तो वो पर्टिकुलर मोमेंट होता है जो टाइम ऑफ बर्थ है। एब्सोल्युटली। ठीक है। तो हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में पहुंचने का प्रयास करते हैं कस्पल के अंदर, ताकि जो XYZ जिस बच्चे की भी नेटिव जो है उसकी हम गणना कर रहे हैं तो वो एक यूनिकनेस उसके अंदर हो, एक इंडिविजुअलिटी हो। राइट। तो इसलिए कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है हमारे को। जी, मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, चाहे पराशरी फॉलो करते हो, चाहे भृगुनंदी नाड़ी फॉलो करते हो, लाल किताब करते हो, जो भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, आप सभी लोगों के साथ में ये अक्सर समस्या आती है जिसका जिक्र सर ने किया कि आपके 2 बच्चों का अगर जन्म का अंतराल बहुत कम समय का है तो उनका D60 तक सेम बनेगा, नवमांश तक सेम रहेगा, नक्षत्र तक सेम रहेगा। वहां पर जब प्रेडिक्शंस करनी है तो उस यूनिकनेस के लिए कस्पल इंटरलिंक थ्योरी सबसे बेस्ट है और सर से बेस्ट आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर से चलते हैं। सर CIL, मैं सुशांत जी 1 मिनट कुछ और बोलना चाहूंगा इसके अंदर। आपने कहा कि एक ट्विंस जो है, मान लीजिए जिनका डिफरेंस हार्डली आधा मिनट भी नहीं है। ठीक है। बिटवीन द फर्स्ट चाइल्ड एंड द सेकंड चाइल्ड। ओके। और अब ये कस्पल कैसे जवाब देगी? कस्पल ऐसे जवाब देगी क्योंकि हम जो भी प्रॉमिसेस पढ़ते हैं कुंडली में जी, अगर लगन का प्रॉमिस पढ़ना है तो हम लगन के सब लॉर्ड से पढ़ते हैं।
ओके। जब एक सब लॉर्ड का आगे 9 डिवीजन किए गए, अनइक्वल डिवीजन, ठीक है, तो जो सब लॉर्ड का जो आगे सब लॉर्ड का जो एक फॉर्मेशन हुई, वो सब लॉर्ड बन के आया। राइट। ठीक है, तो अगर हमें 10th हाउस का प्रॉमिस पढ़ना है तो 10वें के सब लॉर्ड से पढ़ना है। तो कहने का मतलब हमारा केपी की तरह सब लॉर्ड से हम उसका प्रॉमिस नहीं या पोटेंशियल नहीं पढ़ते, हम सब लॉर्ड से पढ़ते हैं, जो एक माइन्यूटेस्ट पोजीशन है, राइट, जिस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर सोल इनकारनेशन होता है। एब्सोल्युटली, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर वो 30 सेकंड का भी फर्क है, तो 30 सेकंड के अंदर दोनों की कुंडलियां, जो पहला ट्विन 1 हुआ है और ट्विन 2 हुआ है, दोनों में फर्क होगा। क्यों? दोनों के जो असेंडेंट के सब लॉर्ड से लेके 12 के 12 सब लॉर्ड है, हो सकता है वो सारे के सारे चेंज हो जाए। ओके। तो इसलिए जो प्रॉमिस है कि भाई आपने देखा होगा ट्विंस के केस में क्या होता है, एक बच्चे ने जन्म लिया, एक दूसरे ने लिया, एक आधे मिनट के बाद एक बच्चा तो होते ही उसकी डेथ होगी और दूसरा 80 इयर्स तक जिया। ठीक है, एक का एजुकेशन का प्रॉमिस बहुत अच्छा रहा, दूसरा बेचारा 8वीं पास नहीं कर पाया। राइट। एक कंपनी का डायरेक्टर बना और दूसरा बेचारा पीएन नहीं बन के रह सका। एब्सोल्युटली। इसको क्या बोलते हैं जी? ये सर, ये होती है डेस्टिनी। आप का जन्म उसी क्षण हुआ है जो आपने प्रीवियस जन्मों के अंदर जो कर्म किए हैं उनके अनुसार आपको ये करंट जन्म मिलना है। राइट। ठीक है, कि भाई एक बच्चा होया, पैदा हुआ, वो नर्सरी में चला गया। राइट। भाई अभी तो दुनिया में प्रकट हुआ है, उसने कोई ऐसा कर्म भी नहीं किया, बेचारे को इतने कष्ट उठाने पड़ जाए या सर्जरी उसके ऊपर परफॉर्म हो जाए। राइट। इसका मतलब है कि वो पूर्व जन्मों से किए गए कर्मों को कैरी कर रहा है। राइट। ठीक है ना, एक कंपनी का डायरेक्टर बना, दूसरा पीएन बन के रह गया। भाई है तो दोनों भाई हैं, बिल्कुल सही, और डिफरेंस भी बहुत कम है। बिल्कुल। तो माँ भी एक है, बाप भी एक है, लैटिट्यूड एक है, लॉन्गिट्यूड एक है, 99%। जी। तो ये चीज होती है डेस्टिनी। डेस्टिनी एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसी मोमेंट के अंदर ईश्वर लिख देते हैं जी। ठीक है, उसको सवारा जरूर जा सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया सर। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपकी बुक्स को भी काफी पढ़ा है, कि सर इसमें प्रश्न कुंडली, क्योंकि आज के सिनेरियो में जैसा कि आपने कहा कि इतना माइन्यूट स्टडी है बर्थ की, तो लोग समय को ढंग से याद नहीं रख पाते हैं, या कोई घड़ी का डिफरेंस आ जाता है, कुछ भी इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ऐसे में प्रश्न कुंडली कैसे इसमें काम करती है? और इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं और डालता हूं अपनी दिलचस्पी के कारण। अक्सर देखते हैं कि कई बार कुछ लोग टेस्ट भी करने आ जाते हैं, तो उस चीज को आप कैसे फ्रेम करते हैं, वो आप देखें सर। एक चीज बताऊं, प्रश्न कुंडली का आपने उसका क्वेश्चन उठाया, तो प्रश्न कुंडली जो होती है सर, इट इज अ वेरी स्पिरिचुअल एंड डिवाइन टॉपिक। ओके। इट इज बेस्ड ऑन द रूलिंग प्लैनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। ठीक है, रूलिंग प्लैनेट्स क्या रहते हैं सर? द प्लैनेट्स रूलिंग अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द रूलिंग प्लैनेट। ओके। ठीक है, प्रश्न कुंडली बनाने के लिए क्या है सर, आप ये समझिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है जी। एक प्रश्नकर्ता के मन में एक थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए किसी मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर अभी एक थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ और उसने आपके सामने प्रकट कर दिया, जिसने आंसर देना है, एस्ट्रोलॉजर साहब। ठीक है, कि सर दिस इज माय क्वेश्चन जी। तो आप प्रश्न कुंडली बना लेंगे, उसी समय का एक इंस्टेंट प्रश्न बनाइएगा, तो उसके बेस के ऊपर उसके अंदर कोई टाइम की रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है जी। एक थॉट प्रोसेस है, उसने थॉट प्रोसेस प्रकट किया, और जिसने प्रश्न का आंसर देना है सर, उसकी अर्ज भी होनी चाहिए। ओके, मींस जेन्युइननेस। हाँ, जेन्युइन नहीं, ये है कम्युनियन बिटवीन द प्रश्नकर्ता एंड द जो एस्ट्रोलॉजर है। ओके, ठीक है, एक कम्युनिकेशन का है रहता है ना, कि भाई मेरी साइकी उनकी साइकी से मिलेगी, तब भाई आपने मेरे से प्रश्न किया और मेरे भी अर्ज होना चाहिए आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, अब आपने पूछा कि भाई उसको कैसे हम सर्टिफाई करेंगे कि वो जेन्युइन आया या नहीं आया। भाई देखिए, उसने क्वेश्चन किया कि मेरी शादी कब होगी जी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि शादी का मूल भाव लेते हैं 7वां जी। और आप सुशांत जी अच्छी तरीके से जानते हैं, व्यक्ति की साइकी जो पढ़ी जाती है, कौन बताता है? मून जी, या उसका नक्षत्र स्वामी जी। इसका मतलब जब प्रश्न कुंडली बन गई, उसने प्रश्न किया मेरा विवाह कब होगा जी। इसका ये मतलब है चंद्र या उसके नक्षत्र स्वामी को 7th हाउस के साथ अपीयर होना जरूरी है। ओके, या तो वो 7th कस्पल में अपीयर हो या 7th भाव में बैठा हो। राइट। और
अपार्ट फ्रॉम 7, 5 और 11 सपोर्टिंग कस्प होते हैं शादी के लिए। ठीक है। अगर वो चंद्र या उसका नक्षत्र स्वामी 5 और 11 में भी प्रकट हो जाए तो ये सर ये कंफर्म हो जाता है कि जो मून बता रहा है उसका स्टार भी यही बता रहा है कि भाई ये जो इसकी जो साइकी है वो बहुत बहुत जेन्युइन है। ओके। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन किया मेरी नौकरी कब लगेगी जी अब नौकरी का मूल भाव छठा है जी और सपोर्टिंग कस्प है 2 और 10 है जी। तो सर चंद्र का छठे कस्प के अंदर आना या छठे भाव में बैठना अनिवार्य है। तो सत्य जो प्रश्न की सत्यता हम कैसे परखते हैं कि चंद्र उसकी साइकी बताता है कि जो थॉट प्रोसेस उस महिला या पुरुष के मन में चल रहा था जब उसने प्रश्न किया क्या वो सही पूछ रहा है या कुछ उसके मन में सोच कुछ और रहा और पूछ कुछ और रहा। राइट। ठीक है। तो प्रश्न कुंडली जब बनती है तो ये एक स्टीक बनती है। इट इज बेस्ड ऑन द कहते हैं बड़ा एक डिवाइन और स्पिरिचुअल जो एक टॉपिक है इसको मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए। राइट राइट। अच्छा और दूसरा इसके अंदर कोई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके। भाई एक थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ आपने उसी समय की कुंडली बना दी तो आपने उसके बेस के ऊपर उसको आंसर दे दिया। और एक प्रश्न कुंडली को अध्ययन कर देखें। दूसरी बात कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो प्रश्न कुंडली को पढ़ने का ढंग है जी वही ढंग उसी प्रोसीजर से हम नेटल चार्ट भी पढ़ते हैं। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। और थोड़ा तजर्बा होने के बाद एक्सपीरियंस होने के बाद सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर उसको दे सकते हैं। जी ठीक है। ये हम ऐसा उसकी टीचिंग करते हैं अपने स्टूडेंट्स को इतना एक्सपर्ट कर देते हैं कि वो ये सब बोलने लगता है। राइट राइट। तो ये आपने बहुत एक अच्छी बात कही क्योंकि आजकल एक्चुअल में लोगों को टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में तारीख चाहिए और ये चाहिए कि ये चीज कब होगी या नहीं होगी। हाँ। तो उसके लिए आपकी प्रश्न कुंडली मैं सुनकर ही समझ सकता हूं। एक चीज बताऊं मैंने अभी प्रश्न कुंडली की बात की और मैंने कहा कि जो नेटल चार्ट है जो डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली भी बना हुआ है जी। दोनों के अंदर टाइमिंग भी एक तरीके से करेंगे। उसका प्रोसीजर क्या है देखें। सर ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी खुल्लर सर ने अपनी किताब के अंदर जो उनकी हॉररी बुक है पेज नंबर मेरा क्या 16 या 17 कुछ ऐसा है जो रोमन के अंदर है। उन्होंने कहा था अ प्रॉमिस्ड इवेंट विल हैपन। ओके। अ प्रॉमिस्ड इवेंट विल हैपन इन द जॉइंट पीरियड ऑफ द प्लैनेट्स दोज आर फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स। ओके। उनका यह मतलब था कि जो इवेंट प्रॉमिस ईश्वर ने प्रॉमिस किया है केवल वही होगा। कब होगा जब उन ग्रहों की दशाएं आएंगी फ्रूटफुल दशाएं आएंगी। अच्छा जो इवेंट प्रॉमिस नहीं है जी उसको होना नहीं है लाइफ में कभी भी। ओके। वो कभी नहीं होगा। और कस्पल के अंदर सर ने क्या बोला कि देखें जब हम ट्रेडिशनल वे के अंदर ज्योतिष करते हैं तो सर उसमें क्या होता है हम पहले लगन की अध्ययन करते हैं। भाई लगन क्या है लग्नेश क्या है। लग्नेश जाके कहाँ बैठा उसके ऊपर उसने किस किन हाउसेस को दृष्टि डाली यहाँ लगन के ऊपर किन किन प्लैनेट्स की दृष्टि है। ये 4-5 टोटल हाउसेज आते हैं अगर आप कर लेंगे। बिल्कुल। वेयर एज कस्पल के अंदर 12 के 12 हाउसेज सर बोलते थे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। क्यों आदमी अपने पूर्ण जीवन में 12 के 12 भाव के फल भोगता है। बिल्कुल। आप एक चीज देखें सुशांत जी मैं कह रहा हूं कि जीवन में कोई भी ऐसा वो इवेंट नहीं है जो ना हो जी। भाई मैं तो कहता हूं रोज ही होते हैं। हाँ जी। आप जर्नी भी करते हो आप हंसते भी हो आप उदास भी होते हो आप बीमार भी होते हो आप रिकवर भी करते हो आप अर्निंग भी करते हो आप खर्चा भी करते हो है ना। आपको चोट भी लगती है उसके बाद ठीक भी हो जाते हो। राइट। तो ये 12 के 12 इवेंट जो है लाइफ के अंदर जो होते हैं वो 12 के 12 हाउसेज एक्टिव रहने ही चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए कस्पल का हमने निर्माण उसको किया उसको डेवलप किया। राइट। तो सर यहाँ पे एक ही बात से क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि अगर चार्ट में प्रॉमिस भी नहीं है और दशा भी फेवरेबल नहीं है तो ऐसे में किसी और माध्यम से कोई रेमेडी या किसी तरीके का सहारा लेके क्या इवेंट हो सकता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहली बात भाई इवेंट का प्रॉमिस होना जरूरी होता है। ठीक है। हम जो कस्पल में ज्यादा रेमेडीज को प्रमोट नहीं करते हैं जी। उसका एक रीजन है। देखें रेमेडीज करिए आप कैसे करेंगे आप चैरिटी करिए। ठीक है। आप ईश्वर के दरबार में हाजिरी लगाएं। ठीक है। आप पुअरेस्ट ऑफ पुअर है जो उसको फीड करिए। ठीक है। आप किसी की हेल्प करिए।
जी, इन एनी नेचर। ठीक है, ये नहीं है कि भाई किसी पंडित जी ने बोल दिया बुधवार को गाय को चारा डालना है तो सिर्फ बुध को ही डालना है। ओके, सर आप 7 दिन डालिए। बिल्कुल ठीक बात भाई इंसानियत तो ये बोलती है, अगर किसी डॉग को आपने फीड करना तो 7 दिन करिए, 1 दिन क्यों करना है? राइट, ठीक है। और ईश्वर के दरबार में जाना, जहां आपकी आस्था है वहां हाजिरी लगाएं। ईश्वर सुनते हैं, सुनेंगे क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, देखें किसी भी इवेंट के फ्रक्टिफाई होने के लिए जी, गॉस्पेल के अंदर जब हम पढ़ा जाता है तो किसी भी इवेंट के फ्रक्टिफाई होने, फ्रक्टिफाई का मतलब उसका पूर्ण होने के लिए राइट, 3-4 फैक्टर काम करते हैं। जी, पहला काम, कुंडली के अंदर इवेंट का प्रॉमिस होना जरूरी है। ठीक है, और आप ये देखें सुशांत जी, लाइफ का हर एक इवेंट असेंडेंट रिलेटेड है। सभी कार्य लगन ने करने हैं। हाँ, बिल्कुल सही। इसके लगन के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। भाई शादी भी लगन नहीं है, बिल्कुल, बच्चे भी लगन प्रोड्यूस करेगा, राइट, बीमार भी लगन होगा, रिकवर भी लगन होगा, जर्नी भी लगन करेगा, बिल्कुल, ठीक है, और अर्निंग भी लगन करेगा, खर्चा भी लगन, तकलीफ भी लगन को होगी, खुशी भी लगन होगी। बिल्कुल। इसका मतलब सर्वप्रथम जो है कुंडली के अंदर जब आपके पास कोई चार्ट आए, वो नेटल चार्ट आए या फिर हॉरेडी चार्ट आए, आपने एसेंडेंट का प्रॉमिस पढ़ना है। राइट, ठीक है, सर्वप्रथम असेंडेंट को प्रॉमिस करना अनिवार्य है। दूसरा विद असेंडेंट फिर हम मूल भाव पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कुंडली के अंदर हमने मैरिज का प्रॉमिस पढ़ना है तो मुझे 7वें भाव के सबसे पढ़ना होगा। राइट, तो लगन अगर 7, 5, 11 का सिग्निफिकेटर बना है विवाह के लिए, तो 7th को भी 7, 5, 11 का सिग्निफिकेटर बनना होगा। राइट, अगर लगन प्रूव कर रहा है और 7th हाउस नहीं दे रहा तो इवेंट तब भी नहीं होगा। ओके, और अगर लगन कर रहा है 7th हाउस नहीं कर रहा तो इवेंट तब भी नहीं होगा। तो दोनों सब लॉर्ड्स, कहने का मतलब असेंडेंट को भी और मूल भाव को भी, वो दोनों चीजें एग्री करनी है। पहला बात, इसको बोलते हैं प्रॉमिस। फिर सेकंड आता है, फिर हम टाइमिंग के लिए क्या करते हैं, दशा पोटेंशियल पढ़ा जाता है। ठीक है, दशा में दशा भुक्ति, सबसे पहले दशा लॉर्ड को देखा जाता है। राइट, फिर हम भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर हम रोल ऑफ ट्रांजिट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, रोल ऑफ ट्रांजिट के अंदर हम जुपिटर, सन और मून के ट्रांजिट को पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। देखें जुपिटर, सुशांत जी आप जानते हैं एक साइन में अप्रोक्सीमेटली 1 साल रहता है। 1 साल रहता है, ठीक है ना। और सूर्य जो है एक साइन में तकरीबन 1 महीना रहता है, और मून एक नक्षत्र में 1 दिन रहता है। राइट, तो सर्वप्रथम जुपिटर का जो गोचर लिया जाता है, मान लीजिए आपने कोई इवेंट की टाइमिंग की जी, आपने दशा भी देख ली, आपने भुक्ति भी देख ली। ठीक है, मान लीजिए भुक्ति 2 या 3 साल की चल रही है, कोई वीनस प्लेनेट है लंबा, या सैटर्न है, मरकरी जो भी है जी, तो उन 2 या 3 सालों में आपने कहा कि इस कन्या की या जो पुरुष की शादी होगी जी। अब सर अगर उस समय जुपिटर का गोचर किसी ऐसी राशि, देखें उसका रूल क्या है जी, फॉर फ्रक्टिफाइंग एनी इवेंट जुपिटर इन ट्रांजिट मस्ट ट्रांजिट इन सच अ साइन द लॉर्ड ऑफ विच शुड बिकम द सिग्निफिकेटर फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। ओके, हिंदी में बोल देता हूं कि किसी भी इवेंट के फ्रक्टिफाई होने के लिए गोचर के अंदर जुपिटर को किसी ऐसी राशि में गोचर करना अनिवार्य है जो राशि स्वामी जो है उस पर्टिकुलर इवेंट का सिग्निफिकेटर बने। राइट, गॉस्पेल के अंदर सिग्निफिकेटर का मतलब होता है कि एक वो ग्रह जो है किन किन भावों का फल देने में सक्षम हुआ, वो उन हाउसेस का सिग्निफिकेटर बन गया। ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए एक भुक्ति 3 साल की चली जी, और जुपिटर आज की डेट में, आज हम जैसे कर रहे हैं कि आज की डेट में जुपिटर जेमिनी साइन में है। जेमिनी, ठीक है। तो जेमिनी का स्वामी कौन है? बुध, मरकरी है। मरकरी। और सर अगर मरकरी उस कुंडली के अंदर 7, 5, 11 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता तो इस वर्ष शादी नहीं होगी जब तक जुपिटर मरकरी साइन में रहेगा, जेमिनी साइन में। ओके। अगले साल जब वो कर्क राशि में आएगा तो कर्क का स्वामी कौन होगा? मून। फिर मून को देखें, अगर मून भी 5, 7, 11 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता तो उस साल भी शादी नहीं होगी। राइट। उसके बाद उसने आना लियो राशि में जी। लियो का स्वामी है सन। अगर सन सिग्निफिकेटर बन जाता है तो तीसरे वर्ष जाके वो कन्या का, क्यों देखें किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए एक स्टेट लाइट में, कहने का मतलब टारगेट तभी हिट होगा जब सब चीजें एक लाइन में आएंगी, एब्सोल्युटली लोडेड होंगी। बिल्कुल।
ठीक है, तो इस प्रकार उसको किया जाता है, टाइमिंग की जाती है, बहुत आसान बना दिया कस्पल को। ठीक है, जिस प्रकार से लोगों ने इनिशियली कहा कि नहीं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत मुश्किल है, आप सुशांत जी मानेंगे कि मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख के लोगों ने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सीखी है। एब्सोल्युटली सर। और कई लोग तो इतने होशियार भी निकले कि उन्होंने विदाउट मेरी हेल्प के उन्होंने कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। बिल्कुल सर, आप ठीक है, इस थ्योरी को हमने बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, विद इन द स्पैन आप इसको सीखिएगा, हार्डली मुझे 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, और विद इन द स्पैन ऑफ 2 या 3 महीने और ऑनवर्ड 4वीं या 5वीं क्लास आप प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। हम इस लेवल तक इसके ऊपर लेके गए हैं इसको। राइट। और केवल एक चार्ट को मियरली देखने से आप उसको बता सकते हैं ये कन्या का चार्ट है या ये पुरुष का है। ओके। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या एस्पेक्ट हैं, इसका मैरिटल स्टेटस कैसे रहने वाला है, इसकी जॉब प्रोफाइल कैसे रहेगा, इसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, इसका हेल्थ का स्टेटस कैसा रहेगा। जो जो एस्पेक्ट आपने देखने आप देखिएगा। राइट। 2-2 मिनट का समय केवल और केवल। राइट। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर। और अगर मैं गलत नहीं तो आपने ईयर का डिसाइडेशन बता दिया, और सन से फिर आप मंथ मंथ आप जानते हैं कि सूर्य हर माह 15-16 तारीख को अपना साइन चेंज करता है, उसके बाद हम सन को फिक्स कर सकते हैं। राइट सर, वंडरफुल। तो सर अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने बुक्स के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर देखें, बुक्स मैंने सर की जो कस्पल के ऊपर सर की खुल्लर सर की जो बुक्स हैं उसको मैंने प्रूफ रीडिंग से लेके फाइनल तक करने का मेरा बड़ा उसमें सौभाग्य भी रहा और मेरा सहयोग भी रहा सर के साथ। जी। उसके बाद सर ने वो अंग्रेजी में लिखी थी किताबें। ठीक है। और सारे जो हिंदी भाषी लोग हैं तो उनकी तरफ से एक डिमांड आई थी कि सर आप हिंदी में कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखिए। तो फिर मैंने 3 पुस्तकें जो हैं जी, ये पहली पुस्तक है जो कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र है। ठीक है। ये पुस्तक आप यकीन करिएगा सुशांत जी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपने अगर इसको पढ़ा तो आपको लगेगा कि ये आप पुस्तक नहीं आप ग्रंथ पढ़ रहे हो। बिल्कुल सर। इसके अंदर 12 के 12 हाउसेस के लिंकेजेस दिए जी। ठीक है, उनके भी कैसे फ्रक्टिफाई होगा बहुत आसान तरीके के साथ। राइट। और दूसरी बुक जो है ये हमारी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर है जी, कि इसके अंदर आप मानिएगा 20 एग्जाम्पल है। ठीक है। 20 एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल है। ओके। ठीक है, जेन्युइन एग्जाम्पल है, कोई फेक एंड फ्रॉड नहीं है। ओके। और उसको कैसे हमने रेक्टिफाई किया। ठीक है, 3 प्रोसेस होते हैं रेक्टिफिकेशन के, हमने तीनों के तीनों प्रोसेस से इसके अंदर इसको दिया हुआ है। और जो तीसरी पुस्तक है ये प्रश्न ज्योतिष के ऊपर है। ओके। इसके अंदर आप सुशांत जी देखिए मैंने 40 एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, 40 और 40 एग्जाम्पल सारे के सारे लाइव हैं जो लोगों द्वारा पूछे गए। ठीक है, इसमें कोई फोर्ज्ड फैब्रिकेटेड नहीं है। राइट। तो इसके अंदर उसका प्रोसीजर बताया, इसका तरीका बताया। आप केवल और केवल एक कोई चैप्टर खोल लें जी, और जैसी जैसी यहाँ इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करिए अपने लैपटॉप के अंदर जी, आप कस्पल सीख जाएंगे। अरे वाह समझ गए, आप कस्पल सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, ये जो भी बुक्स सर की हैं, सर ने जो इंट्रोडक्शन दिया, ये बुक्स आपको डायरेक्ट सर से ही मिल जाएंगी। ऑनलाइन ये बुक्स शायद आपको ना मिल पाए, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ये तीनों बुक्स चाहिए तो। और ये तीनों बुक्स सेट में आती हैं, तो आप सर से कांटेक्ट करेंगे तो बहुत इजीली तो इसमें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ 9818528724। दोबारा रिपीट करता हूँ 9818528724। जब आप मैसेज करेंगे तो सर आपको ये कोरियर के द्वारा भेज दी जाएंगी, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन से भी आप सर के नंबर को ले सकते हैं और वहां से सर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे तो लग रहा है कि सुशांत जी आपसे और बात करनी चाहिए। सर आगे आगे आते रहेंगे आपके साथ में, क्योंकि आपके साथ जो ज्ञान का जो दौरा है वो बहुत लंबा चलेगा। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं तो और सोच रहा था कि आप और बात करेंगे तो उसका आंसर दिया जाएगा। नहीं सर, फिर हम आगे और आपके साथ आएंगे। और बहुत हमें अच्छा लगा और काफी इंस्पायरिंग थी चीजें, और खास तौर पर प्रश्न कुंडली को लेकर, क्योंकि मुझ में भी एक दिलचस्पी थी, तो काफी प्रश्नों का एक जवाब आपके नजदीक बैठकर मिल गया। और ऑफ द कैमरा आपने बहुत कुछ अच्छा बताया। तो आज के वीडियो में शुक्रिया, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।